गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नियामक ज्यामिति को। और ये सेशन जो है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। और इसमें हम लोग नियामक ज्यामिति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। और जैसे ही एग्ज़ाम आ चुका है तो आपने ये चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा। और मैं समझता हूँ कि एक क्विक रिवीजन जो है वो ज़रूरी है। और इसमें आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई समस्या होगी तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं और इससे रिलेटेड चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है इसमें कि आर्गन प्लेन होता क्या है। ठीक है, आपने अगर 9th क्लास में इसे पढ़ा होगा तो ज़रूर आप जानते होंगे। हालांकि बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड के सिलेबस है उसमें 9th क्लास में जो है कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ाया गया है, नियामक ज्यामिति को नहीं पढ़ाया गया है और बहुत सारे में पढ़ाया गया है। इसलिए एक कंटिन्यूटी के लिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं आज थोड़ा सा इसको डील करना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग जो हैं पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो इस चैप्टर में अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला है उसको देखने वाले हैं। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा क्योंकि हम लोग पूरे अच्छे से इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके स्कोर बढ़िया आएँ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस पूरे वीडियो को देखें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि लगातार जो है अब हमारा जो मटेरियल है लगभग तैयार हो चुका है। और इस मैथमेटिक्स जो है 10th क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे जो है क्वेश्चंस अब लगातार आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आर्गन जो प्लेन होता है या आर्गन समतल और क्या होता है और नियामक का मतलब क्या होता है। और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग ये देखें कि ये चीज़ जो है आपके लिए नया नहीं होगा। इस प्लेन को हम लोग कहते हैं आर्गन प्लेन। और आपने नंबर लाइन कम से कम तो ज़रूर पढ़ा होगा। जो संख्या हम लोग दिखाते हैं, संख्या रेखा हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो संख्या रेखा आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो संख्या रेखा में क्या होता है कि एक लाइन होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन पे एक मार्क हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये जनरली 0 कंसीडर किया जाता है, इसको ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं हम लोग। और इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे नंबर मार्क किया रहता है। जरूरी नहीं कि ये 6 तक इसमें किया हुआ है, आप उससे ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं तक एक्सपैंड कर सकते हैं। और इधर भी आप माइनस में कर सकते हो, है ना। इसको यहाँ पे अगर आर्गन प्लेन में बोले तो इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, या हिंदी में बोले तो एक्स अक्ष बोला जाता है। ठीक है। और इस साइड जो है जनरली धनात्मक वैल्यू लिया जाता है, जैसा कि आप संख्या रेखा में पढ़े होंगे। और इस 0 की इस साइड अगर आप आते हैं तो इधर ऋणात्मक वैल्यू लिया जाता है। इसको हम लोग एक्स डैश से इस साइड को हम लोग दिखाते हैं जनरली। ठीक है। तो पूरा जो ये है लाइन, ये एक्स एक्सिस है या एक्स अक्ष है। और ये वाला जो लाइन है, एक ये नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और क्योंकि आपने संख्या रेखा में केवल ऐसे ही वैल्यूज़ को देखा होगा, केवल एक लाइन देखा होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होगा, आर्गन प्लेन में जो है हम लोग एक परपेंडिकुलर इस 0 से होके एक उसके लंबवत लाइन खींचते हैं। ठीक है। और इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। यहाँ पे लिखा भी है वाई, ऊपर को हम लोग वाई से लिखते हैं, नीचे वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का जो ये कटान बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। दोनों का जो कटान बिंदु है उसको मूल बिंदु से बोला जाता है। और इसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ जो है, ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु। तो हुआ क्या कि
ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है क्यों दिया गया है ना, इसको भी हम लोग एक समझने का प्रयास करते हैं। जो इस टाइप का जो प्लेन यूज करते हैं हम लोग, इस पूरे को हम लोग अभी बता रहे हैं कि आर्गेंट प्लेन कहते हैं, हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप देखिएगा आगे चल के, अगर आप 11th ये सब में पढ़ेंगे तो आपको 2D का एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है समझ में वहीं से आना शुरू होगा। ठीक है, स्पेशली मोशन में मान लीजिए कि कोई चीज़ जो है एक सीधी रेखा पे गति कर रही है ना, और एक समान चाल से चल रही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए वो यहाँ से शुरू की और यहाँ से लगातार इस दिशा में एक समान चाल से चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि केवल एक रेखा की सहायता से आप उसके पोजीशन को, उसकी स्थिति को समय के साथ कैसे, कहाँ पे वो प्रेजेंट रहेगा वो आप बता सकते हैं। बोल सकते हैं कि 1 घंटे बाद यहाँ है, 2 घंटे बाद यहाँ है, या ऐसा कुछ भी, है ना। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति से कोई चीज़ें चल रही हैं एक सीधी रेखा पे, तो केवल एक रेखा काफ़ी होता है उसकी गति को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है जब, जैसे कि हम लोग जनरली बाइक चलाते हैं, है ना, या हम लोग गाड़ियाँ जो चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सीधी रेखा होती नहीं, है ना। हो सकता है कि हमारा कुछ ऐसे ऐसे करके रास्ता हो, तो इस सिचुएशन में उसके एग्जैक्ट पोजीशन को बता पाना समय के साथ पॉसिबल नहीं होगा अगर हम एक सीधा रेखा ड्रॉ करें तो, क्योंकि ये सीधी रेखा पे मोशन हो ही नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इस टाइप का एक एक्सिस ले लेते हैं परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस है और ये इसके लंबवत जो है वाई अक्ष। तो अब हम लोग ये बता सकते हैं कि जब मोशन शुरू हुआ, सपोज हम लोग इतना दूर इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहा है, ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक रहेगा। तो शुरू में क्या हुआ, यहाँ से शुरू किया है, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप थोड़ी देर बाद सपोज यहाँ पे है ना, तो हम लोग बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स के पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जाना है 3.5 के अप्रॉक्स, है ना। अगर किलोमीटर में है तो 3.5 किलोमीटर, और वहाँ से आप परपेंडिकुलर मतलब लंबवत जो है धनात्मक वाई की दिशा में जाइएगा 2 किलोमीटर, तो आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा, है ना। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं, है ना, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग इस पॉइंट पे अगर बोलना चाहते हैं कि उसका पोजीशन ये है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ से x डायरेक्शन में जाना है 5 किलोमीटर, और वहाँ से आपको क्या करना है, लंबवत y डायरेक्शन में आपको जाना है पॉजिटिव y की ओर, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग किसी भी पॉइंट को, है ना, हर एक पॉइंट को हम लोग लोकेट कर सकते हैं कि कौन सा, जैसे इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे तो ये लगभग 1.5 और इधर 0.75 के अप्रॉक्स जाना होगा। तो इस टाइप से आप किसी भी पॉइंट को, है ना, जैसे आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, सपोज हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपको क्या करना है, मूल बिंदु से जाना है किधर की ओर, निगेटिव x की ओर 5 किलोमीटर, और वहां से आपको क्या करना है 3 किलोमीटर पॉजिटिव y की ओर जाना है। तो इस टाइप से जो है हम लोग, कोई अगर बॉडी अगर एक प्लेन में मूव कर रहा है तो हम लोग आसानी से उसके पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कुछ ऐसा ही है 2D लाने के पीछे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इससे ज़्यादा डिस्कशन करना हमारे लिए इस लेवल पे संभव नहीं है, क्योंकि इससे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमारा जो लेक्चर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक बार इसको पूरा समझ लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, हम लोग जान गए कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो अक्ष है एक दूसरे से लंबवत, एक है एक्स अक्ष जो इस टाइप से है, और इसके लंबवत जो है ये वाई अक्ष है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु कहा जाता है इस बिंदु को। ठीक है, और ये जो है ये पूरा, ये दोनों लाइन जो है वो क्या करता है, पूरे प्लेन को 4 भाग में बांटता है ना। एक जो भाग है यहाँ से लेके इधर का जो भाग है
ये जो है एक भाग हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश या कई बार प्रथम पाद लिखा जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। ये वाला जो इलाका है जो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y मतलब धनात्मक x और धनात्मक y के इधर वाले इलाके में है। दूसरा जो है हमारे पास वो है ये पार्ट, और यहाँ से पॉजिटिव y से लेके और हम लोग निगेटिव x की ओर आते हैं, तो उसके इधर ये जो इलाका है ये हमारा द्वितीय पाद या सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है। द्वितीय चतुर्थांश भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारा तीसरा जो है यहाँ से आके और इसके इधर है ना, ये वाला जो इलाका है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये पूरा जो एरिया है ये हमारा तृतीय पाद कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और जो रिमेनिंग है हमारे पास वो जो है ये कहलाता है हमारा चतुर्थ पाद, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो पूरा है प्लेन, आर्यगन प्लेन जो है, आर्यगन समतल जो है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। और अब देखिए इसमें और भी क्या क्या चीज़ समझने वाली है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए अब क्या है, हम लोग ये देखेंगे कि अगर इस साइड जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम पाद है, तो वहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा, है ना, तो उसमें x का भी वैल्यू क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए हम लोग जो है किसी भी बिंदु के एक पहचान को, है ना, पहचान को ही हम लोग क्या कहते हैं, नियामक कहते हैं। किसी भी बिंदु का पहचान क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पता क्या है, वही क्या है, उसका नियामक कहलाता है। जैसे आप यहाँ इस बिंदु के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से 3 जाना होगा और यहाँ से भी 3 जाना होगा। तो इसका जो पहचान हुआ वो क्या हुआ, 3 से लिखा जाएगा, है ना। हमेशा x वाले वैल्यू को पहले लिखा जाता है और y वाले वैल्यू को बाद में लिखा जाता है। मतलब जिधर भी गए हम लोग x में, चाहे पॉजिटिव गए या निगेटिव गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, इस जगह का नियामक हमको पता करना है, तो हम लोग को जाना होगा x में 2 जाना होगा और y में 4, तो यहाँ पे इसका नियामक जो हो जाएगा वो 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि प्रथम पाद में कोई भी नियामक रहेगा ना, तो वो हमेशा x और y दोनों का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर दूसरे की ओर बात करें हम लोग, तो अगर इधर आते हैं तो हमारे पास मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको आना है तो पहले x डायरेक्शन में मूव करना होगा, किधर की ओर, निगेटिव x की ओर। कितना दूरी आए हम लोग, 4, और उसके बाद जो है हम लोग पॉजिटिव y में गए, कितना, यहाँ -4 हुआ और यहाँ पे 3, तो इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा -4, 3, है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेंट में जो सेकंड वाला द्वितीय पाद है, वहाँ पे क्या होगा कि x का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा और y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगर इस वाले में आते हैं हम लोग, तीसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है, ये है, तो हम लोग इस यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से आएंगे 2 x के डायरेक्शन में और y के डायरेक्शन में हम लोग को आना होगा 5, मतलब -2 और -5, है ना। हमने x में -2 डिस्टेंस कवर किया है और y में -5 किया है, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, -2, -5। आप जो है नियामक को देख के बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लोकेटेड होगा। तृतीय पाद में है यहाँ पे, अगर दोनों निगेटिव है तो तृतीय पाद, x निगेटिव y पॉजिटिव, द्वितीय पाद दोनों पॉजिटिव तो प्रथम पाद में है। और अगर नेक्स्ट अगर हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग को इस पॉइंट के बारे में पता करना है, सपोज ये है हमारे पास, तो इस पॉइंट में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, x में 4 डिस्टेंस कवर करना होगा और y में जो है वो 3 करना होगा, ठीक है। 3 मतलब -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, -3 इसका नियामक हो जाएगा, है ना। तो नियामक क्या है, एक पहचान है किसी भी बिंदु का,
और वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, x कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब उसमें जो भी वैल्यू लिखा हुआ है या आपको लिखना है, पहले x का वैल्यू लिखना है और उसके बाद जो है आपको y का वैल्यू लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इतना तक। ठीक है, क्या करना है आपको, बिंदु का जो वैल्यू है उसको देख के आप बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, और उसके बाद क्या करना है कि आपको लोकेट भी करना होगा। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा देता है कि बताइए कि आपको दे देगा कि -5,4, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आप लोकेट करके बताइए। तो -5 है तो x में हमको -5 यहाँ आना है और 4 यहाँ पे जाना है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। सपोज ये है हमारा -5,4 हो गया। मान लीजिए कि हम लोग को -2 करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, -2 इधर आए और -2 नीचे आए। यहाँ पे हमारे पास है ये क्यू पॉइंट है, -2, है ना। तो इस टाइप से आप लोकेट कर सकते हैं पॉइंट को। कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3,0। ठीक है, 3,0 को लोकेट करना है तो आपको क्या करना होगा, हमारे x का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग को इधर की ओर आना होगा। 3 यहाँ पे है और 0, तो 0 मतलब इसी जगह रह जाना है, ना ऊपर जाना है ना नीचे। तो ये हमारा हो गया 3,0। तो अगर x एक्सिस पे कोई भी वैल्यू हो, है ना, यहाँ से हम लोग को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है नजर, वो क्या है कि अगर x अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका y का वैल्यू जो होगा ना हमेशा 0 होगा। ठीक है, अगर x अक्ष पे कोई वैल्यू है तो उसका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट को लोकेट करके देख लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास है 0,4, है ना। तो 0,4, तो 0 मतलब ना इधर जाना है ना इधर जाना है ना, x में आपको कहीं नहीं जाना है और y में 4 जाना है। तो 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो यही जो हो गया ये 0,4 हो गया। अगर 0,-4 रहता तो वो नीचे की ओर हम लोग जाते, है ना। तो आप देखेंगे क्या कि कोई भी पॉइंट अगर जो है, अगर वो x एक्सिस पे है तो उसका y नामक 0 होगा, और y अक्ष पे है तो उसका x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लोकेट करने आना चाहिए। मैं ये 9th क्लास में कई सारे बोर्ड में जो है पढ़ाया जाता है, मैं बस इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग नोटिस कर लेते हैं। देखिए अब क्या क्या चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। पहले हमारे पास जो होता है, x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, y नियामक इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा। y अक्ष का अगर कोई बिंदु होगा y अक्ष पर, तो इसका जो है x नियामक वो 0 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट को हम लोग हमेशा x, y फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू हमेशा पहले और y का हमेशा बाद में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कई बार आपको जरूरत पड़ता है x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का जो है समीकरण होता है वो y बराबर 0 होता है, मतलब उस पे y का जो वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा। वैसे ही y अक्ष का समीकरण जो होगा वो होगा x बराबर 0। ठीक है, मूल बिंदु का जो है नियामक वो क्या होता है, मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0, 0 होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, उसके बाद अलावा मैंने अभी बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। अगर कोई चीज़ आएगा तो अगर हो सकता है कि कोई चीज़ छूट गया हो तो हम लोग उसके बारे में जैसे प्रॉब्लम में आएगा वो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर, उसमें हमारे पास क्या आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला आने वाला है, आपको बेसिकली एक ही फार्मूला यूज होने वाला है अभी। और दूसरे चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड फार्मूला को देखेंगे, दूरी सूत्र, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज हमारे पास है P और इसका नियामक है x1 y1, और दूसरा कोई पॉइंट है हमारे पास Q और उसका नियामक है x2 y2। डिराइव कैसे होता है मैं नहीं समझता कि इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा ये पता करना है, तो उसके लिए हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाला गया है। तो इसमें फार्मूला जो आता है वो आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे जो है आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो है दूरी वो निकाल सकते हैं आसानी से। तो आपको बस इसको याद कर लेना है, और हम लोग चाहें तो इसमें देखिए ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा x2 माइनस x1 की जगह अगर हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दे और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दे, है ना। अगर जो पहले यहाँ लिखे हैं वहीं यहाँ भी, जैसे यहाँ x1 पहले लिखे तो यहाँ भी y1 पहले लिखे, है ना। तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर होने पे अगर निगेटिव वैल्यू आता है तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको बस एक ही फार्मूला याद रखना है, दूरी सूत्र जो होता है x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसके मदद से ही लगभग इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना। आगे ऐसे और भी चैप्टर हैं कोऑर्डिनेट के, उसके हम लोग उसके से रिलेटेड फार्मूला हम लोग उसके लेक्चर के समय देखेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, बहुत सारा जो है क्वेश्चन जो इजी है वो पहले से हमने सॉल्व कर दिया है, ताकि या फिर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए गए हैं पहले से ही। क्योंकि समस्या ये आती है कि बच्चे समझ तो जाते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका पता नहीं होता कि आखिर हम सॉल्व कैसे करेंगे एग्ज़ाम में, हमारा जो बाकी पॉइंट सब लिखना होगा वो कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए हमने पहले से जो है टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे टेक्निक जो है लिखने का तरीका हमने दे दिया है, और हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग सॉल्व भी करने वाले। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बिंदु 15,8 ना 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल बिंदु का जो फॉर्मूला आता है, मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे है एक बिंदु P और यहाँ पे क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो नियामक होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु का होगा 0 0। तो हम लोग अगर दूरी सूत्र में रखेंगे, ये x2 ये x1 y1 हुआ, x2 y2 हुआ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे अगर निकालेंगे हम लोग देखेंगे क्या, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग इसको एक डायरेक्ट फार्मूला बना लेते हैं कि मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु की दूरी निकालनी है तो उसका जो सूत्र आएगा वो क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि दिया गया है, लिखेंगे कैसे हम लोग, तो दिया गया बिंदु एक्स वाई बराबर, हम लोग एक नाम दे देते हैं ताकि हम लोग को बार बार जो है ज़्यादा लिखना नहीं पड़े, है ना। तो एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, है ना। इसलिए इस बिंदु को मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, तो अभी हमने देखा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे 289, और इसका जो आएगा हम लोग क्या करेंगे, क्यूब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसे आप 289 को अगर आप फैक्टराइज कर रहे हैं ऐसे करके, तो आप कोई नहीं कटेगा, क्योंकि 17 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये सीधे 17 गुने 17 ही आएगा, है ना। तो मुझे तो पहले से पता है कि इसका 17 का ये स्क्वायर होता है, तो मेरे लिए इजी था,
लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा स्क्वायर का प्रैक्टिस, कम से कम 25 तक जो है आपको स्क्वायर का वैल्यू याद होना चाहिए। चलिए, तो ये इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अरे है यदि 0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3,4 हो तो वो P ज्ञात कीजिए, है ना। मूल बिंदु से दूरी, बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि मूल बिंदु से इस बिंदु की आपको क्या करनी है, दूरी निकालनी है। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और P के निर्देशांक मान लीजिए XY, तो हमारे पास OP इक्वल्स, OP मतलब O और P के बीच का दूरी सूत्र लगाया हमने, x² + y², रूट ओवर लगा दिया और हमारे पास जो आंसर आ गया वो 5 यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जाए एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा a sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो ना। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, आपने अगर नहीं पढ़ा हो, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। हम लोग इसका इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। तो हमारे पास क्या है, मूल बिंदु से कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से हमेशा एक ही रहते हैं ना। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ना, जो भी बिंदु है, सपोज P है, तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a cos थीटा, a sin थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमको इसका अगर मूल बिंदु से, सपोज मूल बिंदु अगर O है तो OP हम लोग को निकालना है। तो OP इक्वल्स क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। तो x के जगह हम लोग रखेंगे a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई में है, a और cos थीटा क्या है, दोनों गुना में है, तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा। a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। दोनों में a² हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो हम लोग देखेंगे क्या, अभी हमने देखा था sin² थीटा प्लस cos² थीटा, दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये आ जाएगा क्या, a² इंटू 1, a² इंटू 1 मीन्स a²। तो a² का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a, है ना। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि इसमें तो थीटा है ही नहीं प्रेजेंट, तो थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे उससे हमारे रिजल्ट पे, दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे फाइनल जो रिजल्ट है उसमें क्या है कि केवल a आया है, इसमें साइन थीटा या कॉस थीटा या थीटा किसी भी रूप में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, थीटा का वैल्यू, हमारे जो रिजल्ट होगा, हमारे जो आंसर होगा, हमेशा a यूनिट ही होगा, है ना। तो यही कह रहा है, हमारा प्रूफ हो गया कि क्या है, सिद्ध की जो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी जो है हमेशा एक ही रहेगी, यही रहेगी, चाहे थीटा का वैल्यू कुछ भी हो। अब देखिए हम लोग ये तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन आखिर हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग सॉल्व पहले कर चुके हैं, देख लेते हैं एक बार कि कैसे हमारा लिखा जाए। दिए गए बिंदु का निर्देशांक xy बराबर a cos थीटा a sin थीटा, इस बिंदु के मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y²। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, पहले कर लिया था। जो थीटा से स्वतंत्र है, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है ना। थीटा से स्वतंत्र है मतलब इसमें थीटा नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु की दूरी मूल बिंदु से हमेशा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, है ना। तो बस आपको इतना सॉल्व करने के बाद ये लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखिएगा तो फिर आप ये मतलब इसे पता नहीं चल पाएगा कि
आपको एक अच्छा जो है अंडरस्टैंडिंग है मैथ्स का, ठीक है। तो आपको राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत ईजी प्रॉब्लम है, आप आसानी से बना सकते हैं। दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ x1 y1 -1,3 x2 y2 -5,7, तो अभिष्ट दूरी, अभिष्ट मतलब जो हमको चाहिए। तो फॉर्मूला हमने लगाया √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करते समय आपको ध्यान रखना है, हमारे पास x2 का वैल्यू -5 है, माइनस ये फॉर्मूला का है, और x1 का वैल्यू -1 है, तो इसको ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 7, y1 का वैल्यू 3, तो y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +1, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √32। और हमने 32 को क्या किया, फैक्टराइज किया, 2 16, फिर 2 8, 2 4 2 2, है ना। तो 32 जो है वो कितना बार आया, अगर √32 बोलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 बार जो है हमारा 2 आ जाएगा, है ना। 32 को, तो इसमें से 1 और 2 बार 2 निकल जाएगा, है ना। तो 2 × 2 बाहर आ गया, और एक जो 2 है वो उसका जोड़ा नहीं लगा तो इधर रख किया, तो ये आ गया हमारे पास 4√2। चलिए इसमें भी सेम टू सेम आपको सॉल्व कर लेना है, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर जो है इसका ये आता है 13 यूनिट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से एक अभी जो हमने सॉल्व किया था कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस है, तो उसको भी देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा, 0 तथा a sin थीटा 0, a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाइयाँ होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, है ना। तो हम लोग जो है x1 y1 का जो वैल्यू हो गया, मान लीजिए हमारे पास पहला पॉइंट है x1 y1, तो इसका वैल्यू हुआ a cos थीटा, 0, और दूसरा जो पॉइंट है वो है x2, y2, तो इसका जो वैल्यू हुआ वो हुआ 0, a sin थीटा। अब हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए कि इसको हम नाम दे रहे हैं a और इसको नाम दिए b, है ना। लिखने का तरीका भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकालना है, दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो ab इक्वल्स व्हाट, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, x2 का वैल्यू जो है हमारे पास, x2 ये है हमारा 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है a sin थीटा, और y1 का वैल्यू है 0, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, √- a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। देखिए, तो अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप का प्रॉब्लम जो है हमने अभी सॉल्व किया है। a स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू जो है क्या होता है, 1 होता है, तो √a स्क्वायर × 1, तो आ गया a स्क्वायर, और a स्क्वायर का जब हम लोग निकालेंगे वैल्यू, है ना, वर्गमूल, तो आ जाएगा a। तो इसमें फिर से क्या है, a के साथ जो है कोई थीटा नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए थीटा का वैल्यू, हमारा जो रिजल्ट होगा हमेशा a ही आएगा। इसमें कोई थीटा नहीं है, इसलिए ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, दिया गया है कि पहले बिंदु का निर्देशांक, यहाँ पे हमने लिखा दूसरे बिंदु का निर्देशांक, दोनों को लिख दिया हमने, दोनों के बीच की दूरी
हमारे पास ए इकाई। फिर से हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम पाते हैं कि प्राप्त दूरी थीटा से स्वतंत्र है, अतः इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव ए इकाइयाँ ही होंगी, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ठीक है, तो आप आसानी से जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख के अपना इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर पे, जो भी कॉपी चेक करने वाले हैं उन पे अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हो और आपको अच्छा मार्क्स जो है वो मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी, बी डी बराबर बी सी और ए सी बराबर बी डी। इजीली आप निकाल सकते हैं, है ना। एक मैं बना के दिखा देता हूँ। ए बी इक्वल सी डी, है ना। ए का निर्देशांक दिया हुआ है तो ए बी का अगर हम लोग निकालेंगे तो ए बी इक्वल्स रूट ओवर, है ना, ये हमारा हो गया क्या, x1 y1 और b है तो ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 और -2, तो ये हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 36 रूट 72, और इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आ जाएगा क्या, 6√2 इकाई। क्या करना है आपको, 72 को ऐसे फैक्टराइज करते जाना है, तो आप देखेंगे कि जो है फाइनली जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो 6 बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो उसका पेयर नहीं बनेगा, उसका जोड़ा नहीं होगा, तो हम लोग वहीं पे मतलब उसको भीतर ही छोड़ देंगे। चलिए अगला हमारे पास क्या है, ए बी और सी डी निकालना है। दूसरा सी डी निकालते हैं। देखिए हर बार जब भी हम लोग निकालेंगे तो एक जो होगा वो x1 y1 की तरह यूज किया जाएगा, दूसरा जो है वो x2 y2 की तरह यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। सपोज हम लोग चाहें तो हम लोग इसको x3 y3 लिख सकते हैं और इसको चाहें तो x4 y4 लिख सकते हैं, बट आपको यूज़ करते समय हमेशा जो हमारा फॉर्मेट है उसी पे रखना होगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1, तो इस कंडीशन में क्या होगा, x4 माइनस x3 होगा का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर। सेम फॉर्मेट है, उसी पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x4 का वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस और x3 का वैल्यू है 5, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया क्या, -6 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस -6 का स्क्वायर। अब -6 हो चाहे +6 हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। 36 प्लस 36, है ना, तो √72, ये भी आ गया क्या, 6√2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सो ए बी इक्वल्स सी डी प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आप बाकी को भी प्रूफ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे लिखेंगे, हमारा स्टेटमेंट क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप एक बार देख लीजिए इसको, अगर आप देखना चाहें तो। यहाँ पे C बना हुआ है, इस साइड A और B बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बिंदुओं A, 5 और 3, 3 के बीच की दूरी 8 इकाइयां हो तो सिद्ध कीजिए कि A बराबर 3 ±
2√15। देखिए क्या करेंगे, दो बिंदु है ना, x1 y1 है एक, और इसका वैल्यू है a,5, और दूसरा है x2 y2 है, और इसका जो है वैल्यू है 3,3, और इसके बीच का दूरी सब कुछ ये a है और ये b है, तो हम लोग को दिया हुआ है AB का वैल्यू जो है वो 8 यूनिट दिया हुआ है। तो दूरी सूत्र से हम लोग अगर AB निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, x2 है हमारा 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, यही आ जाएगा। ये आ गया कितना, 3 माइनस a का, तो ये तो कुछ होगा नहीं, जैसे रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है, अब प्रश्न से क्या है, AB का वैल्यू है 8, तो इस वाले का भी वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, तो रूट ओवर 3 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स 8। अब देखिए, जब भी इधर स्क्वायर में रूट में हो और यहाँ पे सीधे वैल्यू हो, तो दोनों ओर हम लोग क्या करते हैं, वर्ग कर देंगे, है ना, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे ही ये स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 4, मतलब रूट जो है हट जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा तो 8 का हो जाएगा 64। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास क्या आया, अब 3 माइनस a का स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना, इक्वल 64, और प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में आ गया 60, और 3 माइनस a इक्वल्स आ जाएगा क्या, रूट अंडर 60, है ना। जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, क्योंकि प्लस वाले का भी स्क्वायर आएगा हमारा सेम वैल्यू देता है, और माइनस वाले का। तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है, कुछ कंडीशन को छोड़ के, जैसे हम लोग को पहले से पता हो कि हम लोग दूरी निकाल रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी जो है वो क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होगा, तो कई बार हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा प्लस माइनस देंगे जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है उसमें। ठीक है, तो 60 को अगर हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ रहे हैं, तो इसका अगर वैल्यू हम लोग निकालें, 2 का पेयर लग रहा है तो 2 बाहर आएगा, 15 जो है भीतर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 2√15। हमको चाहिए a का वैल्यू, a को इधर भेज दीजिए, है ना, तो a माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर आया प्लस में, 3 को यहाँ छोड़ दिए और इस वाले को उधर भेजेंगे, तो प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, प्लस माइनस ही हम लोग लिखेंगे 2√15, है ना। और a इक्वल्स क्या कितना आया, 3 प्लस माइनस 2√15, ये प्रूफ करना था, तो आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो है एक्सप्लेन करके बताएं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और एक बार समझ लेते हैं हमारा जो राइटिंग होगा, लिखने का तरीका क्या होगा, आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p बराबर 7,5, q जो है वो 10,m+3 है, और pq का वैल्यू है 5, तो m का वैल्यू या तो -2 आएगा या 6 आएगा, इसी को प्रूफ करना है ना। p ये हमारा x1 y1 हो गया ना, x1 y1 आ गया कितना,
ये आ गया 7,5 और Q जो है वो है हमारा x2y2 और ये आ गया हमारे पास 10,m+3। तो अब हम लोग को क्या करना है, PQ निकालना है। तो PQ जो है हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है 10 - 7 का स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा y2m+3 - 5 का स्क्वायर। फिर से जो है अभी जैसे हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा प्लस m-2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इसके 5 के इक्वल रख देंगे, है ना। तो 9 प्लस m-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, है ना। लिख देंगे यहाँ पे प्रश्न से। तो हमारे पास अब दोनों वर्ग करने पे 9 प्लस m-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 25 और m-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 25 - 9। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। m-2 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा 16। तो m-2 इक्वल्स व्हाट, √16। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, ±4। ठीक है। तो अब m-2 इक्वल्स एक बार हम लोग 4 रखते हैं या m-2 इक्वल्स रखते हैं -4, है ना। तो 2 हमारे पास वैल्यू आएगा। तो m इक्वल्स 4 + 2 इक्वल्स 6 और m इक्वल्स -4 + 2, तो ये आ जाएगा कितना, -2, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, है ना। यही प्रूफ करना था। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारे लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस टाइप से हम लोग दिया गया है कि बिंदु P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक PQ इतना दिया हुआ है। जनरली जो गिवन रहता है, जो दिया गया रहता है, वो हम लोग पहले लिख देते हैं। उसके बाद हमारा जो है कैलकुलेशन करने का शुरू होता है। तो इस टाइप से आप लिख के आसानी से जो है ऐसे आप लिखेंगे तो आपका जो है अच्छा इफेक्ट आएगा और आप ये समझ में आएगा कि आपको जो है इसकी अच्छी समझ है। चलिए आज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि m और n के निर्देशांक क्रमशः p - 3, 11 और 6,3 हैं तो सिद्ध कीजिए कि p = 24 अथवा -6 जबकि mn = 17 इकाई। तो मैं समझता हूँ कि आप ये खुद से सॉल्व कर लेंगे। अब तो मैं ये रहने देता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग इस पर आप कमेंट करेंगे और हम जो है इस पर डिस्कशन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन पहले से हमारे पास जो है हमने बना दिया है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप खुद से कोशिश करें और उसके बाद ही जो है सॉल्यूशन देखें। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जल्द ही हम लोग आगे हम लोग देखेंगे और भी इससे रिलेटेड जो भी है हमारे पास, इससे रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर के प्रॉब्लम हैं उसको कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे लिखते हैं और भी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।